हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पूजा, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम इंद्रप्रस्थ लॉ कॉलेज। और जनरल हिंदी में आज हम पढ़ेंगे संक्षेपण का अर्थ, संक्षेपण का महत्व, उद्देश्य या उपयोग और संक्षेपण की विशेषताएं। तो स्टार्ट करते हैं हम संक्षेपण के अर्थ से। संक्षेपण का अर्थ है सार, अर्थात किसी दिए हुए लेख, टिप्पणी, अनुच्छेद या निबंध को संक्षिप्त करना या सार निकालना। ठीक है, तो संक्षेपण का अर्थ ही क्या होता है? संक्षेप करना, छोटा करना। किसी भी अनुच्छेद को, टिप्पणी को, किसी लेख को या किसी निबंध को छोटा करना या संक्षिप्त करना या उसका सार निकालना ही क्या होता है? संक्षेपण। इसमें क्या होता है कि जब हमारे पास कोई विचार होते हैं, कोई तर्क होता है, कोई निबंध होता है, कोई लेख होता है, कोई टिप्पणी होती है, तो हमारा उद्देश्य क्या होता है कि उसको कम से कम शब्दों में और वो जो शब्द कैसे हैं, वो शब्द भी मुख्य शब्द होने चाहिए। तो कम से कम मुख्य शब्दों द्वारा श्रोता तक पहुंचाना ही क्या होता है? संक्षेपण होता है। यानी किसी चीज़ को, किसी व्याख्यात्मक चीज़ को छोटे शब्दों में व्यक्त करना ही क्या होता है? संक्षेपण होता है या सार कहते हैं उसे। ठीक है, अगर हम किसी दिए हुए लेख को 1/2 भागों में प्रस्तुत करेंगे तो उसको हम सारांश कहेंगे। 1/3 भाग में अगर हम प्रस्तुत करेंगे तो उसको संक्षेपण कहेंगे। और 1/5 भाग में अगर हम प्रस्तुत करेंगे तो उसको हम टिप्पणी कहेंगे। तो ये इसके पार्ट होते हैं कि कौन किसको कितना अगर हम करते हैं, कितने भाग में बांटते हैं, तो उसको हम सारांश कहेंगे या संक्षेपण कहेंगे या संक्षेपिका कहेंगे या लेखन कहेंगे या टिप्पणी कहेंगे। तो संक्षेपण का अर्थ यही होता है कि किसी दिए हुए लेख को छोटा करना, संक्षिप्त करना या उसका सार निकालना। ठीक है, अब बात करते हैं कि संक्षेपण का महत्व क्या होता है, इसका महत्व कह सकते हैं या इसका उद्देश्य क्या है या उसका उपयोग क्यों होता है। तो सबसे बड़ा जो महत्व क्या है वो क्या है? शब्द को कम से कम शब्दों में मुख्य बातें कही जाएं। यानी आपके पास कोई अगर लेख है, कोई निबंध है, ठीक है, और आपसे कहा जाए कि आप इसका संक्षेपीकरण करिए इसका, तो आप क्या करेंगे कि उसमें कम से कम शब्दों में मुख्य बातों के आधार पर आप उसका संक्षेपीकरण करेंगे। इससे क्या होती है? समय की बचत होती है। ठीक है, पाठक या श्रोता का ध्यान केवल प्रमुख बातों की ओर ही रहता है, जिससे कही गई बातों का प्रभाव पड़ता है और अनावश्यक बातों की ओर ध्यान नहीं जाता है। संक्षेपण की विशेषताएं। दिए गए अवतरण को तब तक पढ़िए जब तक कि उसका केंद्रीय भाव स्पष्ट ना हो जाए। ठीक है, तो विशेषता क्या होती है इसकी कि आपके पास कोई भी अवतरण है, कोई भी लेख है, तो उसको उस समय तक पढ़िए जब तक उसका केंद्रीय भाव से मतलब होता है कि उस रचना का या उस अवतरण का जो उद्देश्य है वो आपको स्पष्ट ना हो जाए। ठीक है, तो उसे कहते हैं केंद्रीय भाव। तो आप उस समय तक उसको पढ़िए जब तक कि उसका उद्देश्य, उस रचना का या उस सार का उद्देश्य आपको स्पष्ट नहीं हो जाता है। तब तक आप प्रथम पंक्ति से लेकर आखिरी पंक्ति तक उस पूरे अवतरण को आप ध्यान से पढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्रीय भाव स्पष्ट होते ही उससे संबंधित मुख्य विचार और वाक्यों को रेखांकित कर लीजिए। यानी कि जैसे ही आपका मुख्य उद्देश्य स्पष्ट होता है, आप क्या करेंगे? आप उस उद्देश्य से संबंधित जो बातें होंगी, जो विचार होंगे, जो वाक्य होंगे, उसको आप अंडरलाइन कर देंगे, उसको रेखांकित करेंगे आप। नेक्स्ट क्या है? इन रेखांकित वाक्यों को उत्तर पुस्तिका में अंतिम पृष्ठ पर रफ कार्य के रूप में किया जाना चाहिए। यानी कि अब जो आपने चीज़ें रेखांकित करी, उसको आप क्या करेंगे? किसी रफ पेज पर आप उसको लिख लेंगे एक लाइन से। ठीक, उतारते समय ध्यान रहे कि कोई वाक्य ना छूटे, ना ही कोई क्रम छूटे। जब आप उसको लिखेंगे तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि उसका कोई वाक्य ना छूटे और ना ही कोई क्रम छूटे, कि क्रम आगे पीछे हो जाए। जो आपको बात पहले कहनी आप बाद में कहो, जो बाद में कहनी आप पहले कहो। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई वाक्य और क्रम नहीं छूटना चाहिए। और इसकी विशेषता क्या होती है कि सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलते हुए अनेक शब्दों को एक शब्द करते हुए पुनः लिखें। यानी कि जब आप सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बना रहे हैं तो आप क्या करेंगे? जो बहुत सारे शब्द होते हैं उसको एक करके आपको पुनः लिखना पड़ेगा, अलग अलग शब्दों को आप नहीं लिखेंगे। ठीक है, पुनः लिखते समय उदाहरण, दृष्टांत, मुहावरे, कहावत व अनावश्यक शब्द आप हटा देंगे, उसको हटा देना चाहिए। जब आप संक्षेपीकरण करते हैं तो उसमें आपको उदाहरण, दृष्टांत, मुहावरे, लोकोक्ति, कहावत, जो भी अनावश्यक शब्द उसको हटा देना चाहिए। भाषा स्वयं की ही हो, लेकिन जो विचार हो वो लेखक के होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है अन्य पुरुषवाचक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अन्य पुरुषवाचक का मतलब होता है कि जहाँ पर संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का यूज़ किया जाता है, जैसे कि यह, वह, इन्हें, उन्हें, उसे, ये, वे, इसने। तो ये सब क्या हो गया? ये हो जाता है अन्य पुरुषवाचक भाषा।
ठीक है, तो हमें संक्षेपीकरण में अन्य पुरुषवाचक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है उचित शीर्षक दीजिए, शीर्षक छोटे से छोटा होना चाहिए। ठीक है, लास्ट है आपका शीर्षक के पास या अंत में शब्द संख्या कोष्टक में लिखें, यानी कि आपने जितने शब्दों में अपना संक्षेपीकरण किया है उन शब्द संख्या को आप कोष्टक में लिख देंगे शीर्षक के पास या नीचे। तो इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं पे आपका समाप्त होता है। थैंक यू।